नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का डर सताने लगा है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग पर हमलावर है। बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा बताते हुए कफन भेजने तक की बात कह दी। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय ने भी अपने मुखिया का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग का पिंडदान तक कर दिया और अब यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये विवादित पोस्टर लगा हुआ है। इसमें चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण करने वाला करार दिया गया है। इस पोस्टर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद भवन की वो तस्वीर जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ सफेद चादर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चादर पर चुनाव आयोग का नाम लिखा है, पोस्टर पर लिखा है, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। इसी के साथ इस पर लिखा गया है कि जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। वहीं भाजपा ने पोस्टर पर पलटवार करते हुए कहा कि देश ने रक्त रंजित हिंसा वाले चुनाव देखे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को निर्विरोध निर्वाचित होते हुए देखा। इंदिरा गांधी की जीत को कोर्ट से रद्द होते हुए देखा, लेकिन कभी निर्वाचन आयोग पर ऐसे निचले स्तर की टिप्पणी नहीं देखी गई। आपको बता दें कि यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान 5 फरवरी को हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सपा शुरू से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती रही और अब कफन का पोस्टर और कफन का उपहार कहीं सपा की हार की आशंका से उपजी खींच है। आज की तमाम सवाल जो है इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लोकतंत्र में जनता आपके साथ खड़ी नहीं है, तो आप निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। चलिए, निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल तो कई बार उठते रहे हैं, लेकिन अब मामला पिंडदान तक पहुंच गया है। काफ़ी सारे सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के बयानों का आखिर मतलब क्या है। ज़रूर जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं बालकृष्ण पांडे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में सौर्या सिंह जो समाजवादी पार्टी से वो भी जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालकृष्ण जी, जिस तरह के सवाल उठे हैं, जिस तरह के एलिगेशंस लगे हैं कि बीएलओ, सीओ, एसओ, इनको जहाँ पे चुनावी ड्यूटी पे लगाया गया है, नाम देख के लगाया जा रहा है, लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, खासतौर से जो सपा समर्थक हैं, इस तरह के तमाम बयान निर्वाचन आयोग पर लगे हैं। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए अभिषेक जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जो परिवारवादी राजनीति है, जो पीडीए की बात करते हैं, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चूंकि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहां चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता, हमारा जो चंद्रभान पासवान के रूप में प्रत्याशी थे हमारे, दूसरी तरफ उनके परिवारवादी जो उनकी इनका चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा, उस दृष्टि से वहां के सांसद के पुत्र अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में थे। निश्चित रूप से मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी की जो परिवारवादी राजनीति है उसको कफन उड़ाने का काम किया है। इस कफन उड़ाने के डर से ये विक्षिप्तता है समाजवादी पार्टी की, उनके मुखिया की, कि आज वो कफन लेके दर दर भटक रहे हैं। और जिस अयोध्या में कार सेवकों पे भगवान राम के मंदिर को बनाने आने वाले आए राम भक्तों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, आज निश्चित रूप से जो पिंडदान कर रहे हैं, जो कफन लेके दौड़ रहे हैं,
कहीं न कहीं उनकी वही हताशा है और वही जो मानसिक विक्षिप्तता है उसी का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की परिवारवादी राजनीति थी, वही भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक राजनीति थी। जब लोकतांत्रिक राजनीति इनके परिवारवादी राजनीति में प्रभावी होने लगी तो एक कफन ले लेके भटकने लगे, क्योंकि परिवारवादी राजनीति पे मिल्कीपुर की जनता ने कफन उठाने का काम किया है। मिल्कीपुर की जनता ने इनका पिंडदान किया है। तो अब इनकी विक्षिप्तता इस स्तर पे है कि स्वयं पिंडदान कर रहे हैं, ले लेके दौड़ रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और जो इंडी गठबंधन के तमाम अन्य दल हैं, उनको परिवारवादी राजनीति से किनारा कर लेना चाहिए। और परिवारवादी राजनीति से किनारा करने पे ही इनका हित होने वाला है। नहीं तो भारत की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बना के, उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार चल रही योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के ये बता दिया है कि इस देश में वही दल अब चुनाव जीतेगा, वही दल अब इस देश की सत्ता पे रहेगा जो आम जन की राजनीति करेगा, विकास की राजनीति करेगा और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा होगा और जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध पे होगी, सुशासन को मजबूत करने का काम करेगा। तो अखिलेश यादव की हताशा है, अखिलेश यादव का ये मानसिक विक्षिप्तता है कि कफन और उनको पिंड लेके दौड़ना पड़ रहा है। निश्चित रूप से उनको अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कफन तो लेके चलना ही पड़ेगा, पिंडदान करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको होश आया है कि अब शरीयतवाद नहीं चलेगा, बुर्कावादी उनकी जो संस्कृति है वो नहीं चलेगी। उसकी हताशा में लेके पिंडदान कर रहे हैं, कफन लेके दौड़ रहे हैं। सुजीत जी, अखिलेश यादव जी के बारे में एक बात कही जाती है कि कभी इस तरह से कहते नहीं है, बहुत नपी तुली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इवन जब कांग्रेस भी ईवीएम को लेकर बढ़ चढ़ के सवाल उठा रही थी, सपा कुछ खास उतनी साथ में दिखी नहीं कांग्रेस के, भले ही वो गठबंधन में है, लेकिन पहली बार इतना ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव के अपने ही बयानों में कि वो कह रहे हैं कि इन्हें सफेद चादर चढ़ा दो, अधिकारी जो हैं चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर जो है चुनाव को प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल प्लान चुनाव है। इस तरह के बयान जो है दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अभिषेक, ये हमेशा होता रहा है। जो दल सत्ता में होता है, जाहिर सी बात है कि जनता उसके तरफ सर उठा के देखती है जी। उपचुनाव हमेशा सत्ता दल जीतते रहे हैं, क्योंकि उनसे मिलने की संभावनाएं, उनसे विकास की संभावनाएं, उनसे प्रकाश की संभावनाएं, उनसे विभिन्न स्तरों पर तमाम योजनाओं की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर में लंबा उनको अवसर मिला और लंबे समय पर उन्होंने काम किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वो परिणाम जाएंगे। जी। वहां के सांसद जी को यह पता था कि हमारा बेटा नहीं जीतेगा, लेकिन उनका उद्देश्य पूरा हुआ। उनको अपने बेटे को नेता बनाना था, वो नेता बनाने में वो सफल हो गए। जी। राम भक्तों को मार करके और अवधेश प्रसाद जी राम भक्त बन करके अपने बेटे को नेता बनाने में सफल हो गए। यह आपको एक नई चीज दिखेगी। इलेक्शन कमीशन का जहां तक विषय है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को इन बिंदुओं को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है चुनाव जीतने में जी। उसके पास बड़ा कार्यबल है, बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सत्ता में है। जाहिर सी बात है कि उनके पास योजनाओं का पूरा पिटारा है, वो जहां चाहे वहां खोल दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर इसमें पार्टी बन रहा है तो इलेक्शन कमीशन को इस बात को देखना चाहिए कि वो क्यों उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी, निश्चित रूप से। लेकिन अभी आपने जो बात कही कि जो सत्ता में होती है उसको थोड़ा लाभ तो मिलता ही है, लेकिन यही बात है ना फिर कि लोकसभा में अगर हम चुनाव में देखें तो बीजेपी केंद्र में भी थी, बीजेपी राज्य में अभी भी है, तो फिर लोकसभा चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये बात उपचुनावों की है, बात सामान्य निर्वाचन की नहीं है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की विजय हुई थी तो समाजवादी पार्टी की विजय नहीं थी। वो मायावती जी के तमाम ऐसे नैतिक अनैतिक कृत्य थे और तमाम आरक्षणवाद, हर चीज में वो आरक्षण लागू करे, तो उससे एक बड़ा वर्ग परेशान हुआ था। और बाराबंकी उस समय पहले चरण में चुनाव हुआ था, बाराबंकी जिले को मिला करके, और भी जिले रहे होंगे उस समय जो थे। तो उस समय जो 5% अतिरिक्त वोट निकला था, वो वोट निकल करके समाजवादी पार्टी को उस समय 203 या 205 सीटें देने में सफल रहा था जी। वो समाजवादी पार्टी की विजय नहीं थी, वो एक विकल्प की विजय थी।
हम्म। और जो 2022 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 24 में हुआ, जो 2024 में हुआ वो भी समाजवादी पार्टी की विजय नहीं थी। वो एक अफवाह तय थी और उस अफवाह के बाद में वो एक विकल्प के तौर पर दौड़े तो वो चला। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस और ये एक में, दरअसल कांग्रेस का उद्देश्य और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य अलग अलग है जी। दोनों का वोट बैंक एक है, दोनों एक वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। उनकी 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 है, वो कब तक उनके पीछे चलेंगे कांग्रेस के लोग। तो वो अलग चलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में टिकट नहीं दिया, हरियाणा में ये टिकट सवाल नहीं, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मिल्कीपुर में जब चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी को जीत मिली। अब चंद महीनों में ऐसा क्या बदल गया, जैसा कि आपने खुद कहा कि बीजेपी को जीत मिलने जा रही है आपके हिसाब से, तो ऐसा क्या बदल गया, इस तरह के क्या हालात बन गए? क्योंकि मिल्कीपुर में जीत मिली थी, इससे सबसे ज्यादा उत्साहित सपा थी और सबसे ज्यादा निराश मेरे ख्याल से बीजेपी थी, क्योंकि वो हार चुकी। अब से मुरादाबाद की अभी एक सीट थी जिस पर 65% सुंदर मुसलमानों की संख्या है, ठीक। मुस्लिम समाज की संख्या है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती और उन बूथों पर जीती, उनके बाकायदा नाम मेरे पास हैं, जिन बूथों पर हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूरे के पूरे गांव मुस्लिम है। देखिए, जब सरकार सत्ता में होती है तो लोगों की आकांक्षा होती है कि अगर हम इनको वोट देंगे तो विकास का पहिया हमारा जो है हमारे गांव पे या हमारे जिले में या हमारी विधानसभा सीट में ज्यादा तेजी से चलेगा। तो वो एक लालच होता है जनता को अपने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के, अपने क्षेत्र में प्रकाश को लेकर के, अपने क्षेत्र में तमाम संभावनाओं को लेकर के, तो वो सत्ता दल की तरफ जाती है और वही मिल्कीपुर में हुआ है। ठीक। बालकृष्ण जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खैर अब तक जुड़े नहीं है, उनसे जुड़ने का प्रयास हो रहा है। खैर बालकृष्ण जी, सीधे पूछूंगा, क्या इस वक्त जो चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही समय रह गया है, उससे ठीक पहले इस तरह के बयान देकर और ये कहकर कि जिलेवार अभियान चलाया जाए, कफन उड़ाया जाए, क्या एक पटकथा रची जा रही है हार को लेकर? क्या यही रणनीति है सपा की? मैं अभिषेक जी बहुत ही गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से गुमराह करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बहुत किस प्रकार का है। किस प्रकार से ये जाति के नाम पे, पीडीए के नाम पे परिवार को पोषित करने का काम करते हैं। यही इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत गंभीरता के साथ जान चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना खात्मा उत्तर प्रदेश से होता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी इनको कोई अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, और चूंकि वो अयोध्या का चुनाव था, अयोध्या में किए गए इनके पाप इतने हैं कि इनको कफन और पिंडदान, जिस प्रकार कफन उठाने का काम राम भक्तों पे किया गया था जिस प्रकार से, तो आज कहीं ना कहीं पिंडदान जो करने जा रहे हैं ये अपनी गलतियों का पिंडदान कर रहे हैं। हो सकता है उसको एक राजनीतिक दृष्टि से चुनाव आयोग को या तमाम चीजें घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पाप इन लोगों ने किए हुए हैं और जिस प्रकार का पाप इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अपराध के रूप में चाहे जिस प्रकार से किया है, तो आज इनको ये डर सता रहा है कि दो बार उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रहे हैं और केंद्र की सत्ता से 3 बार बाहर रहे हैं, तो परिवार की दुकान इनको बंद होती नजर आ रही है। और एक बार पुनः इन्होंने परिवारवादी राजनीति को पोषित करने का काम मिल्कीपुर चुनाव में किया था, और उस मिल्कीपुर चुनाव के वहां की जनता ने, मैं अभिषेक जी पूरा कर दूं, वहां की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के विकास के लिए, सुशासन के लिए मतदान किया है, इनका पागलपन स्वाभाविक है। यश भारती जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि ये जो बयान आया है उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या इस तरह के बयान देने की जरूरत थी चुनाव आयोग के खिलाफ? अगर मान लीजिए कल आप जीत गए चुनाव, तो तब क्या करेंगे आप? अब तो नतीजा आएंगे। अभिषेक जी, निर्वाचन आयोग का काम होता है बेहतर तरीके से निर्वाचन करना, लोगों के वोट डालने के अधिकार को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, और जिम्मेदारी के साथ में जनता अपना वोट डाल सके और बेहतर जनप्रतिनिधि चुने, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जो निर्वाचन अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, डीएम और अन्य लोग जो काम कर रहे हैं, 2 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी जब सभा करने जाते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए लोकेशन की आवश्यकता होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से, वो गलत जानकारी दी जाती है। जिम्मेदारी कौन लेगा ये गलत काम करने की? कौन सजा देगा इनको? उसके बाद निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि जो वोटर है उसके घर तक पर्ची पहुंचे, उसको अपने पोलिंग बूथ की जानकारी हो,
और उसको अपने वोटर आईडी का नंबर पता हो, जिसकी मदद से वो वोट डाल सके और उसके सहयोगी आईडी प्रूफ जो दिए गए हैं उनके सहयोग से वो वोट डाल सके। तो वो अगर वोटर के पास पर्ची नहीं पहुंची तो निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी लेगा या कोई और जिम्मेदारी लेगा। उसी तरीके से जब सुबह इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं उससे पहले एजेंट्स को मॉक पोल की जाती है, ईवीएम मशीन की और सारी व्यवस्था की कि सब ठीक है और उन एजेंट्सों से हस्ताक्षर लिए जाते हैं और व्यवस्था सुचारू की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के उन एजेंट्स को उस मॉक पोल की ट्रायल से बाहर कर दिया जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसी तरीके से कई वीडियो आए जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 6 वोट डाले हैं। उस वीडियो की प्रामाणिकता लेते हुए कार्रवाई कौन करेगा? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी ने कई लोगों को पकड़ा जो ये नहीं बता पाए स्थानीय तौर पे वो कहाँ रहते हैं, उनका थाना कौन सा है, लेकिन उनके हाथों पे उंगलियों में निशान लगे थे कि वो वोट डाल के आए थे। तो इन अनियमितताओं यश भारती जी, मेरा सीधा सवाल है, जैसा कि आपने कहा, एक और बात अभिषेक जी, चुनाव आयोग ने पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया कि वो किसी की आईडी चेक करे। फिर एसएसपी अयोध्या किस हैसियत से आईडी चेक कर रहे थे, ये फुटेज बाहर है। उस एसएसपी के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? वो तो बोल रहे हैं कि वो तो जो पोलिंग बूथ के जो लोग थे। अभिषेक जी, आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं, आपके सवाल का जवाब मैं दे पा रहा हूं, मेरे सवाल पे मेरे जवाब पे आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये जिंदा होने की निशानी है। लेकिन चुनाव आयोग मर चुका है, मृत्यु हो चुका है, मृत्यु शरीर ही कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, ना सुन पाता, ना बोल पाता, ना कुछ कर पाता है। उसी तरीके से निर्वाचन आयोग अगर वोट डालने के अधिकार से वंचित रख रहा है लोगों को, बेहतर व्यक्ति को चुनने से लोगों को वंचित कर रहा है, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा जिसके ऊपर यही बात तो फिर बीजेपी उठा रही है कि अगर ऐसा है तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था इन चुनाव अधिकारियों को? अभिषेक जी, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हम 60 सीटें जीत रहे थे, 60 सीटें, 60, लेकिन इन बेईमानों की बेईमानी के कारण हम 38 पर रह गए। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें देश की तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और हमारी इच्छा शक्ति जो लड़ना, यही तो बात है ना यश जी, आप राज्य की दूसरा सबसे बड़ी पार्टी आप है, उसके बावजूद आप इतने ज्यादा असहाय क्यों लग रहे हैं? आपके पास तो इतने सारे लोग हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब वहां पे मतदान हो रहा होगा, शिकायत करने का विकल्प आपके पास है, आवाज उठाने का विकल्प आपके पास मौजूद है, तमाम कानूनी रास्ते हैं। इस तरह के शब्दों का क्यों प्रयोग हो रहा है? अभिषेक जी, लगातार हम विरोध कर रहे हैं ना। आप समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पे जाइए, ट्विटर हैंडल पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, लगातार सुबह से लेकर शाम तक लिखित में वीडियो के माध्यम से प्रमाणिक तौर पे हमने शिकायतें करी हैं। कौन ले रहा है? यही निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग अहम भूमिका में होता है। फिर पुलिस आवारा कैसे हो गई, डीएम आवारा कैसे हो गए, इन पर नियंत्रित करने की क्षमताएं निर्वाचन आयोग की क्यों खत्म हो गई? चुनावी जीत हार अलग चीज अभिषेक जी, लेकिन लोगों के वोट अधिकार से अगर वंचित कर दिया जाएगा तो ये जीत हार किसी मायने नहीं रखती। लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। ठीक है बालकृष्ण जी, से वंचित किया जा रहा है तो हमारे लिए जीत हार कोई मायने नहीं रखती। जी अभिषेक जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं। जब परिवारवादी राजनीति पराजित होती है तो उनको दिखता है कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, उनको दिखता है डीएम आवारा है, उनको दिखता है एसपी आवारा है। लेकिन मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग आवारा हैं। पीडीए के नाम पे परिवारवादी राजनीति का पोषण करने वाले लोग आवारा होते हैं। पीडीए के नाम पे समाज में अराजकता, कुशासन पैदा करने, अपराध पैदा करने वाले लोग आवारा होते हैं। और आवारा लोगों को ही चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, उनको आवारा दिखती हैं। आवारा लोगों की दृष्टि चूंकि आवारा होती है, इसलिए उनकी दृष्टि में लोग आवारा दिखते हैं। नहीं, लेकिन बालकृष्ण जी एक बात है, कल तक जब ईवीएम को लेकर आरोप लग रहे थे तो आपने कह दिया कि भैया ईवीएम आप आके चेक कर लीजिए, सामने आप साबित कर दीजिए गलत है कि नहीं। तो ये जो आरोप अब लगे हैं अगर निर्वाचन आयोग पर, और इस तरह के आरोप की बाहर के जिले के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, वो तो कह रहे हैं अखिलेश जी कि हमारे पास तो गाड़ी के नंबर है, हमने वहां पूछताछ की। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जिन पर आरोप लगे हैं वो साबित करें कि निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हुआ है। बात मेरी पूरी हो जाती है। जो बाहर के लोग हैं, समाजवादी पार्टी ने इनको एक व्यवस्था के तहत, प्लान के तहत बुलाया था इस आरोप को चुनाव आयोग पे लगाने के लिए।
वह निश्चित रूप से मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पे इतना सशक्त है कि बाहर से उनको लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत गंभीरता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का एक षड्यंत्र था, एक कुचक्र था कि बाहर के लोगों को बुला करके तो मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित करने का था। जब वहां का शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुआ और इनकी जांच परख होने लगी, अभिषेक जी, इन लोगों ने भाजपाई बनाने का काम, सुन लीजिए बात पूरी होने दीजिए ना। पर एक जो बात है बालकृष्ण जी, बड़ा आसान है मुझे लगता है, जो एक गंभीर आरोप लगा कि मरे हुए लोगों के वोट डलवा दिए गए। अब आपके पास तो पूरी लिस्ट है, अभी राहुल गांधी जी भी यही सवाल उठा रहे थे आज कि डेटा तो पूरा है इलेक्शन कमीशन के पास, सामने रख दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मरे हुए वो कौन लोग हैं? इलेक्शन कमीशन डेटा रखेगा ना, ये जाके शिकायत करे इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी ग्रीवांसेस नहीं रख रहे हैं, ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि, ये संवैधानिक संस्थाओं को ये कफन उड़ाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से संविधान के पक्ष में खड़े हैं, निश्चित रूप से संविधान के द्रोही ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी, ये स्वयं संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ठीक है बालकृष्ण जी, आपने जवाब दिया है, अब उन्हें सुन लीजिए। यश जी जल्दी से। अभिषेक जी, ये परिवारवादी पार्टी कह रहे हैं, परिवारवादी पार्टी को आवारा कह रहे हैं, परिवारवादी पार्टियों को सारा लांछन दे रहे हैं। तो अनुप्रिया पटेल जी के पति और खुद अनुप्रिया पटेल जी को कब योगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकाल रहे हैं? सुभाषपा के ओपी राजभर जी को कब बाहर निकाल रहे हैं? संजय निषाद जी को कब निकाल रहे हैं? जो ये परिवारवादी पार्टी है, जो अभी केंद्र की सरकार चल रही है चंद्रबाबू नायडू की दम पे, ये परिवारवादी पार्टियों का नाम लेकर के आप सरकार चलाओगे और परिवारवादी कहकर के दूसरों को लांछित करोगे, तो या तो उनका समर्थन ले लो या उनका समर्थन छोड़ दो, एक दिशा तय ले लो। ये डबल आंखों से डबल जगह देखने का काम मत करो, सिंगल जगह देखो। जो डबल आंखों से, दोनों आंखों से दो दिशा पे देखते हैं उसको भेड़ा कहते हैं, और उसके डिफेक्ट होता है उसकी आंखों में। स्वस्थ नहीं मानते उसको, तो स्वस्थ परंपरा का निर्वहन कीजिए। एक आरोप लगा रहे तो उसी आरोप पे चलिए कि हम परिवारवादियों से समर्थन नहीं लेंगे, सुषमा स्वराज जी की बेटी को हम टिकट नहीं देंगे, प्रवेश वर्मा जी के बेटे को हम टिकट नहीं देंगे, जैसे दिल्ली में आपने दोनों को सांसद बनाने का काम किया। परिवारवाद तो खैर हर पार्टी में हम देख ही रहे हैं। जल्दी से आखिरी पे एक जवाब चाहूंगा सुजीत जी आपसे कि चलिए मान लेते हैं कि जो आरोप लगाए हैं अलग अलग, जो अखिलेश यादव जी ने लगाए, चाहे वो अधिकारियों को लेके हो, अफसरों को लेके हो, पुलिस को लेकर हो, मरे हुए लोगों की वोटिंग को लेकर हो, क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि देयर माइट बी अ स्लाइट चांस टू मैनिपुलेट एन इलेक्शन? क्योंकि ये उपचुनाव है, आपके पास सारे तंत्र हैं, आपकी सरकार भी है, आपके पास ताकत है, क्या उसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना है? अभिषेक, वोट तो जनता ही डाल रही है ना जी, वोट तो जनता ही डाल रही है ना। सरकारी अधिकारी वोट तो नहीं डाल रहे हैं जी। मरे हुए लोगों के वोट पड़े, ये कोई आज का विषय नहीं है। और वोटर लिस्ट में विसंगति है, ये विसंगति प्रथम प्रासंगिक हमेशा रही है। हम लोगों के वोट हैं, इस बार इस स्कूल में पढ़ते हैं और अगले बार स्कूल पढ़ते हैं और किलोमीटरों की दौड़ लगा करके तब हम लोग वोट डालते हैं। ये हमेशा रहा है जी। ये कोई नया विषय नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक जो कटहरी चुनाव हारे परिवारवाद को लेकर के लालजी वर्मा की पत्नी को खड़ा किया और लालजी वर्मा की पत्नी को खड़ा करके वो चुनाव हारे, उसका सबक नहीं लिया। लेकिन चूंकि अवधेश प्रसाद जी से इतना अभिभूत थी समाजवादी पार्टी कि उनके पुत्र को बना दिया और ये यहाँ रिएक्शन हो गया। जी, ये हमने लोकसभा के अंदर भी खैर देखा है काफी इस तरह की जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन परिवारवाद को लेकर के हुआ। क्या समाजवादी पार्टी के पास में और कोई कार्यकर्ता नहीं था, या अवधेश प्रसाद के कंधों पर चढ़ करके समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतना चाह रही थी? आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी, आईपीएस अधिकारी को किसने दायित्व दिया? क्या चुनाव आयोग ने तो दिया नहीं, तो फिर उनकी हैसियत कैसे हो गई आईडी चेक करने की? बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि आईपीएस अधिकारी। ठीक है, माफी चाहूंगा, आज चर्चा को अब यहीं पे रोकना पड़ेगा, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजे आएंगे, स्पष्ट हो जाएगा किसकी जीत हुई। जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब और स्पष्ट जवाब आना जरूरी है, ताकि जैसा कि कहा कि जीत भी तभी जीत लगती है जब वो सच्चाई के साथ जीती जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।